बिहार चुनाव पर पवन सिंह ने बड़ा दावा किया है। कहा है पवन सिंह ने कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह ने कहा है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा है पवन सिंह ने। आपको बता दें कि पत्नी ज्योति सिंह से झगड़े के बीच पवन सिंह ने यह बड़ा दावा किया है। पवन सिंह की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। कहा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, रहूंगा, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ लगातार जो झगड़ा है उसकी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रही। और इसी झगड़े के बीच पवन सिंह ने अब ये बड़ा दावा कर दिया है। कुछ समय पहले ज्योति सिंह पवन सिंह के फ्लैट के सामने भी पहुंची थी और काफी देर तक यहां पर हंगामा होता रहा। वो लगातार गुहार लगाती रही, मिलने की बात कहती रही और उन्होंने कहा कि उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर भी ये जमकर जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। उसके बाद ज्योति सिंह के प्रशांत किशोर के साथ मिलने की जो बातें सामने आई, ऐसा भी सामने आया कि पवन सिंह भी अब हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, उनको टिकट मिलेगा किसी सीट से। लेकिन अब पवन सिंह ने इस दावे को और मजबूती दे दी है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं, वो बीजेपी के लिए काम जरूर करते रहेंगे और वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन बिहार में वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच देखिए लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मंथन भी चल रहा है। इस बीच उम्मीदवारों की तरफ से भी अलग अलग उम्मीदवारी जो है वो पेश की जा रही है, अलग अलग नेताओं की तरफ से। अब पवन सिंह ने यह बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने पहले ही अपने आप को इससे दूर कर लिया। उन्होंने कहा है कि मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी हमने ज्वाइन नहीं की है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के साथ ज्योति सिंह की मुलाकात भी होती है। कई बातें देखिए यहां पर निकलकर अब सामने आ रही हैं। ये जो ट्वीट किया है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। और उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी यहां पर साझा की। तो पवन सिंह ने यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ कर दिया है। एक्स पर उन्होंने यह पोस्ट किया है कि मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से ज्योति सिंह अपनी पत्नी के झगड़े को लेकर सुर्खियों में रहे और ज्योति सिंह भी कई आरोप लगाती हुई नजर आई। बता दें कि ज्योति सिंह उनकी पत्नी के साथ पवन सिंह के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे थे पिछले कुछ सालों में और ज्योति सिंह ने भी कई आरोप लगाए थे। पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुआ था जब पवन सिंह के घर के बाहर पहुंची थी ज्योति सिंह और ज्योति सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, पवन सिंह से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। और अब इन्हीं बातों के बीच पवन सिंह ने दावा किया है कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, काम करते रहेंगे वो पार्टी के लिए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए बिहार में विधानसभा की जो टिकट है उसकी घोषणा आज शाम तक या फिर कल तक हो जाएगी। एनडीए की जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला है वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और कल इस फॉर्मूले की घोषणा भी हो जाएगी। और इस बीच पवन सिंह की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे, ऐसा कहना है पवन सिंह का। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में पवन सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की भी मुलाकात हुई, इसके भी कई मायने यहां पर निकाले गए। राजनीतिक हलचल यहां पर तेज हो गई थी। आपको बता दें कि जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए भी नजर आए कि क्या ज्योति सिंह भी जल्द ही राजनीति में उतरकर सोशल मीडिया पर जो इतनी वायरल हो रही है, क्या वो
चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में बिहार चुनाव पर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें लगातार जारी हैं और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक खत्म हो गई और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के घर पर विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय नड्डा के घर, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं उनके घर। एनडीए में सब कुछ ठीक है, आज या फिर कल सुबह तक सीटों का ऐलान हो सकता है, कहना है दिलीप जायसवाल का। तो देखिए, पहले चरण की जो वोटिंग होनी है 6 नवंबर को, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से और अब जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ताबड़तोड़ बैठकें इस वक्त चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शशांक भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, पहला सवाल आपसे यह है कि बैठक को लेकर क्या जानकारी, बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर वो अपने अंतिम दौर में है बातचीत, आज या फिर कल जल्दी ऐलान हो सकता है? देखिए, इस समय मैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ जो है बीजेपी के बिहार के कोर ग्रुप के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नित्यानंद राय की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, या फिर विनोद तावड़े जो संगठन प्रभारी हैं, या फिर नगेंद्र जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, वो उनके अलावा दिलीप जायसवाल जो बिहार के अध्यक्ष हैं, वो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। जो पैनल बन के राज्य से आया है, जो 2 दिन पहले बिहार में जो पटना में जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव बीजेपी की बिहार चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें एक पैनल जो तैयार किया गया है, उस पैनल को इस यहाँ जो कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। एक एक चीज पर चर्चा होगी, एक एक सीट को लेकर गहन मंथन किया जाएगा कि कौन कौन से कास्ट समीकरण किस सीट पर बन रहे हैं, किस उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं कितनी है और कौन कौन से उम्मीदवार और सीट पर कितना प्रभाव रखते हैं, विपक्ष से कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, जिससे कि कास्ट इक्वेशन किस तरह से सेट करना है, उन सब चीजों को लेकर एक एक चीज को लेकर यहां कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा और उसके बाद में एक फाइनल पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसके बाद में, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बता रहे थे, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम को होगी, उसमें इस पैनल को वहां रखा जाएगा और पैनल के बाद में, चर्चा के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी जो है अपनी तैयारी जो है वो पूरी करे ले रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को अपना चुनाव लड़ना है, उन सीटों पर तैयारी पूरी करे ले रही है। बात रही अगर एनडीए के सहयोगियों की, तो उनको साथ भी लगातार चर्चा चल रही है और जैसे कि दिलीप जायसवाल ने अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है कि एनडीए के जो गठबंधन के पार्टीज हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बात का संदेश भी लगातार अंकित दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एलजेपी की भी जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो यहां चल रही है। बहुत जरूरी कि एक मत यहां पर बने और उसके बाद एनडीए के दूसरे नेताओं के साथ इसको लेकर बातचीत हो। बिल्कुल जिया, और यही बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से जो लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उनका जो है जवाब क्या होगा, क्योंकि देखिए पार्टी के कई नेताओं के बीच में भी असमंजस की स्थिति है कि अगर हम जो है साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या स्थिति है, या फिर जो है आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। एलजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये जो हमारे बीच में समझौता है सीट शेयरिंग का, लगभग अंतिम पड़ाव पर है, कभी भी इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगले 48 घंटों में, अगले 24 नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगले 48 घंटे में सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है। काफी हद तक इसकी संभावना है और ये सीट शेयरिंग का ऐलान पटना में किया जाएगा। तो फिलहाल जिस बात का जिक्र लगातार दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, बाकी नेता कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो अब जो है एलजेपी के सूत्र भी, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जब हमने उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दीजिए तो लगभग सहमति बन चुकी है। और अगले 48 घंटे में, उन्होंने तो ये भी कहा है कि सोमवार को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है कि अगले 48 घंटे में सीटों का ऐलान किया जाएगा। और इस सब के बीच में जिया, अगर हमारे पास में वक्त है तो मैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी बात करना चाहूंगा। देखिए सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया कि अभी जो कुछ अंतिम स्थिति पर नहीं हुआ, अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी, मैं उस जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, उसमें जानकारी ये है कि पिछले 1-2 दिनों के दौरान जो तमाम जो है दलों के नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें सहमति यही बताया गया कि हमारी बन चुकी है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का आज का ट्वीट आना संभवतः ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के एक जानकारी
आई थी कि वो 35, 36, 40, 42 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने भी अपना एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है कि अगर चिराग को इतनी सीटें मिल रही तो हमको क्यों नहीं। तो कमोवेश ये उसको लेकर के जो है ज्यादा इस वक्त बयानबाजी हमको नजर आ रही है। लेकिन जो सूत्र इशारा कर रहे हैं वो यही है कि बात लगभग फाइनल है, और अगर इस पर जो अंतिम मोहर लग जाती है आज दोपहर तक या शाम तक, तो मुमकिन है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, हर कोई साथ साथ चले, ये एक बहुत बड़ा प्रयास यहां पर किया जा रहा है, जो कि अब बैठकों के तौर पर हमें दिख भी रहा है। शशांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बैठक होती है, अब एलजेपी की बैठक हो रही है, यहाँ पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, सबने बातचीत की है और अब एक मत निकालने की कोशिश हो रही है, एक डिसीजन लेने का समय आ गया है। शशांक, देखिए, दिल्ली में चिराग की पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है, मांझी कुशवाहा भी दिल्ली जा रहे हैं, तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसी कोशिश में है कि बातचीत करके जो है रास्ता निकाला जाए, जो सहयोगी दलों में नाराजगी है उसको खत्म किया जाए। बीजेपी की भी कोशिश है कि जो सम्मानजनक सीटें हैं वो सहयोगी दलों को दी जाए, लेकिन कब तक सीट शेयरिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है ये देखना होगा। अगले 48 घंटे में ये होगा, ये शायद ही मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए चिराग पहले 36 से 40 सीटों पर अड़े, अब जानकारी मिल रही है कि 25 से 26 सीट उनको दी जा सकती है। तो क्या चिराग इस पर तैयार होंगे? आज मीटिंग के बाद जो है वो खुद औपचारिक ऐलान कर सकते हैं कि कितनी सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं, कितने मिलने की उनको संभावना है। और देखिए, जहां तक कुशवाहा की बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कुशवाहा ने जो एक्स पर पोस्ट किया वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो जब दिल्ली में वो अमित शाह, नड्डा से मिलेंगे तो हो सकता है कि उनकी भी जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। कुशवाहा को लेकर एक चीज ये भी है कि आगे जब नजर बना के रखिएगा और बैठकों को लेकर लगातार, क्योंकि अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पर हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पवन, अंकित और शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब 48 घंटे लगते हैं या समय ज्यादा लगता है, इस पर आगे भी अपडेट्स अपने सहयोगियों से हम लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, नेता वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, उन पर डोरे डालने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी सुबह सुबह पटना के मैनुअल एक हक स्टेडियम में पहुंचे और यहां पर रोजाना प्रतियोगिता की जो तैयारी है उसको देखने के लिए पहुंचे थे। यहां पर ये तस्वीरें भी उनकी सामने आई हैं। मैनुअल हक स्टेडियम में पहुंचे हैं, जहां रोजाना प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ तेजस्वी यादव ने बातचीत की है, समस्या उनकी जानी है। इस दौरान छात्रों ने अपनी समस्या भी गिनाई, पेपर लीक का मुद्दा भी यहां पर उठा और तेजस्वी यादव यहां पर उन छात्रों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार आने के बाद आपकी जो सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और स्टेडियम में इस बीच तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों के साथ तेजस्वी यादव ने संवाद किया और उनके साथ क्रिकेट भी खेला। पेपर लीक का मुद्दा भी यहां पर उठा। स्टेडियम में पहुंचे थे तेजस्वी यादव, यहां पर जो छात्र प्रैक्टिस कर रहे थे उनके साथ बातचीत की। कौन कौन सी समस्याएं छात्रों को आती है उसके बारे में जानने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद आपकी जो सभी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। देखिए, बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं और 6 नवंबर 11 नवंबर को 2 फेजेस में वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और खुद यहां पर संवाद की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर जमीन विवाद से परेशान होकर 70 साल के बुजुर्ग मोबाइल के टावर पर चढ़ गए और कूदकर जान देने की वो धमकी देने लगे। जैसे ये खबर पुलिस को मिली तो तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और बुजुर्ग से नीचे उतर के आने के लिए मिन्नतें करने लगी पुलिस। ये तस्वीरें आई है सामने, वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बुजुर्ग इस जिद पर अड़े रहे कि जब तक उनके घर का विवाद नहीं सुलझ जाता वो नीचे नहीं उतरेंगे। बता दें आपको कि बुजुर्ग हरेंद्र राय का अपने भाइयों के साथ मकान को लेकर विवाद चला आ रहा है। बुजुर्ग का आरोप है कि उसके भाई उन्हें अपने घर की छत पर छत नहीं डालने दे रहे हैं, जिसको लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गए। बिहार के सुपौल में उधार नहीं देने पर बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। तस्वीरें सुपौल नवहड्डा मार्ग की सामने आई है, जहां पर गुस्साई भीड़ ने शव को रखकर सड़क चक्का जाम कर दिया। सड़क पर लकड़ियां डाल दी गई ताकि गाड़ियां आगे ना बढ़ सकें। सड़क जाम की जानकारी जैसे ही अफसरों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन परिजनों की ये मांग है कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आपको बता दें कि उधार नहीं देने पर एक दुकानदार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जिसके बाद से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा था। सुबह होते ही लोगों ने हंगामा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड यूके SSC पेपर लीक मामले पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में यूके SSC की परीक्षा रद्द कर दी गई है। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और परीक्षाओं को रद्द करने की जानकारी साझा की है। परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन हुआ था। 21 सितंबर को आयोजित की गई थी परीक्षा में शामिल हुए थे 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी। सरकार ने पहले इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अब इस परीक्षा को आज ये फैसला लेते हुए रद्द कर दिया गया। बता दें कि 21 सितंबर को हुई इस परीक्षा में एग्जाम के 3 पेपर परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद ही व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आ गए थे और उसके बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गया था। काफी लंबे समय तक बेरोजगार संगठन के लोग देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे रहे थे और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। और अब धामी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। यूके SSC परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 21 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के लिए बैरिकेड और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन इस बीच लाख कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने देर रात 2 बजे के करीब चुपके से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विनीत कुशवाहा के साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर यादव भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं लगी। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद हैं। विनोद तावड़े समेत बिहार के कई बड़े नेता भी बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नाम और चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बैठक शुरू हो चुकी है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है, चुनाव में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, ये मंथन किया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो बिहार बीजेपी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। अब बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में एक एक सीट को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी सीट जो है उस पर जीत की क्या संभावना बनती है, कौन कौन से उम्मीदवार का पैनल तैयार होकर आया है। उसके साथ साथ बीजेपी जो सर्वे करवाती है एक एक सीट को लेकर, उसमें सर्वे में जो नाम आते हैं उसके हिसाब से भी एक पैनल तैयार होता है और उस पैनल को जो राज्य की जो चुनाव समिति की जो टीम है वो जो तैयार करके पैनल लाती है उसके साथ मैच किया जाता है और उस पर देखा जाता है कि किस उम्मीदवार की जीत की संभावना कितनी ज्यादा है। उस सीट पर जातीय समीकरण क्या बन रहा है, सामाजिक समीकरण क्या बन रहे हैं और जीत और किस तरह से जो विपक्षी उम्मीदवार जो खड़े होने की जिसकी संभावना है, जिसको टिकट मिलने की संभावना है, उसका और उसके हिसाब से कास्ट इक्वेशन किस हिसाब का बन रहा है, वो सारी चीजों को लेकर एक एक सीट पर गहन मंथन इस कोर ग्रुप की बैठक में किया जाता है और उसके बाद में एक फाइनल एक पैनल तैयार किया जाएगा इस कोर ग्रुप की बैठक में। और उसके बाद में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पैनल को रखा जाता है और पैनल पर फिर चर्चा होती है और उसके बाद में एक नाम फाइनल किया जाता है, उस पर मोहर लगा दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसे में पूरा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पूरा होमवर्क बीजेपी कर लेना चाहती है। एक एक फैक्टर पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें से ज्यादा सीटों पर कैसे चुनाव जीते, किस हिसाब से उसकी रणनीति तैयार किया जाए, उन सब विषयों को लेकर इस कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिएगा पवन, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां के यमुनानगर में एक टिम्बर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियों को लगाना पड़ गया। यहां बताया जा रहा है कि यह आग रात करीब 1 बजे लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि इसे बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना फायर ब्रिगेड को करना पड़ा, क्योंकि पूरी फैक्ट्री लकड़ी से भरी हुई थी, जिसकी वजह से आग विकराल होती गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भयानक यहां पर आग लगी हुई है। करीब 8 घंटे तक ये आग लगी रही।
अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। लकड़ी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद भी ली जा रही है। वहीं शुक्रवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। दरअसल कल जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसे लेकर अब विरोधी दल मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 7 दिन के भारत दौरे पर हैं, जहां पर शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन था, जिसको लेकर अब तमाम नेता सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, अब जो तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं उसमें नाम प्रियंका गांधी का भी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है, सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कृपया ये स्पष्ट करें कि भारत दौरे पर आए तालिबान प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आपकी क्या राय है। अगर महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपकी प्रतिबद्धता सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक दिखावे भर की नहीं है, तो फिर हमारे देश में जहां महिलाएं हमारी रीढ़ और हमारी शान है, भारत की सबसे सक्षम महिला पत्रकारों का ऐसा अपमान कैसे आपने होने दिया। तो ये सवाल अब विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने भी इस मुद्दे पर पोस्ट किया है, सवाल खड़े किए हैं। शमा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को उनके निर्देश पर आमंत्रित नहीं किया गया। वो कौन होते हैं हमारे देश में आकर हमें शर्तें बताने वाले, वह भी हमारी ही धरती पर। तो शमा मोहम्मद ने भी ये सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी उठाए हैं। इस मामले पर सीधा हमला तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लैंगिक समानता की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि लैंगिक समानता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की नींव है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बेटी को समान अवसर मिले। उन्हें परिवर्तन के केंद्र में रखकर, उनकी आवाज सुनकर, उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करके। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर अब विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ की। लिखा है कि कल दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। उस कार्यक्रम का आयोजन या संचालन MEA के तरफ से नहीं किया गया था। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे राजस्थान की, जहां के जयपुर में SMS अस्पताल में लगी आग की FSL रिपोर्ट सामने आ गई है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया है, लेकिन जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से जवाबदेही को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री जी ने बेतुकी दलील दे दी। सुनिए। जयपुर में सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के ICU वार्ड में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसमें झुलसकर 8 लोगों ने जान गंवा दी। घटना की FSL रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया है। लेकिन लापरवाही या जिम्मेदारी किसकी बनती है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को बेहद सामान्य जताते हुए बेतुकी दलील दी और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वायर में आग लगती ही रहती है। उन्होंने अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए अपने घर का एक किस्सा सुना डाला। मेरा कमरा जो है मेरे घर में, मेरे गांव में, वो पूरा जल गया क्योंकि एक स्पार्क जो है, जो इससे एयर कंडीशनर से निकल के मेरी राइटिंग टेबल पे गिरा, पूरा गटेड हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना है तो इसके अंदर अगेन देखना पड़ेगा, वायरिंग को देखना पड़ेगा। वो जांच ही बता पाएगी कि एक्चुअली ये जो शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ। हालांकि मंत्री महोदय ने यह जरूर कहा कि अगर अस्पताल में आग लगने की घटना में किसी की लापरवाही है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जेपी को श्रद्धांजलि दी है। फेसबुक अकाउंट बहाल होते ही पहला पोस्ट उन्होंने किया है। अखिलेश ने दबे कुचलों को ताकत देने की बात कहते हुए श्रद्धांजलि दी है। दबा कुचला व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचे। आज जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती है। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर यह पोस्ट साझा किया है। आपको बता दें कि फेसबुक जो उनका अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया था और बहाल होते ही उन्होंने ये पोस्ट किया।
तरह से फेसबुक ने अलोकतांत्रिक काम किया है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है, जहां विपक्ष अपनी बात भी नहीं कर सकता। और वहीं अखिलेश यादव पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सोशल मीडिया की समझ को विकसित करिए, बीजेपी का कहना है। ये पलटवार करते हुए कहा बीजेपी ने कि किसी भी बात पर हल्ला बोलना ठीक नहीं। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि सोशल मीडिया की समझ को आप विकसित करिए। समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी बात पर हल्ला बोल सकते हैं, बिना विचारे, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर हल्ला शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट के सस्पेंड किए जाने को लेकर के जो हल्ला उन्होंने मचाना शुरू किया था, पड़ताल नहीं की उन्होंने। टेक्निकल ग्लिच भी होता है भाई। सोशल मीडिया की समझ तो विकसित करिए, किन कारणों से अलग अलग समय पर नहीं दिखाई पड़ता है। हर बात के लिए राजनीतिक छींटाकशी करना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना, नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करना, भाजपा को दोषारोपण करना, इन सब बातों से बाज आइए भाई। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया कि भारत में मुस्लिम आबादी घुसपैठ के कारण बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से बढ़ रही है। इसके लिए अमित शाह ने कुछ राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बढ़ती मुस्लिम आबादी के आंकड़े भी रखे। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 1951 में हिंदू 84% थे तो मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू आबादी 82% रही और मुस्लिम आबादी 11% हो गई। 1991 में हिंदू 81% रह गए और मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू और घटकर 79% हो गए, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14.2% हो गए। और इस वक्त भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है, जिसकी वजह घुसपैठ है। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ, जो संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70%। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर राजनीतिक दलों को भी नसीहत दी। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सरकार घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें बाहर करने के लिए हर प्रक्रिया का पालन करेगी।